हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक क्या था, जब तक आपका सिलेबस नहीं आया था तो जितने भी हमने क्लास लिए वो सब एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन आपका सिलेबस आ चुका है तो अब ऐसे होगा आपका कि एक दिन आपका थ्योरी क्लास होगा, उसके बाद में क्या होगा, थ्योरी क्लास के दूसरे दिन उसी टॉपिक से जो है जितने एमसीक्यू बनेंगे वो आपका सॉल्व करवाया जाएगा। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने विवाह टॉपिक्स पर जो है वो थ्योरी क्लास लिया है। अब आज का जो हमारा क्लास है इसमें क्या है कि जितने भी विवाह से रिलेटेड, विवाह टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको एक बात और बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जा करके वहाँ से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है और साथ साथ वहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहाँ पर टेस्ट दे करके क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। और आपको और बात बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा जो वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है, भारत में वर्तमान में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है। आपको बताना है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। वर्तमान में पूछा गया, यानी प्रेजेंट में आपको बताना है कि लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 18 वर्ष और 21 वर्ष, 21 वर्ष और 18 वर्ष, 21 वर्ष और 21 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि अभी तक क्या था कि जो लड़के की आयु होती थी वो कितनी होती थी, 21 वर्ष, और लड़की की 18 वर्ष। लेकिन अभी क्या किया है कि गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ के गवर्नमेंट ने जो लड़कियों की उम्र जो 18 वर्ष थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 21 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में पूछा जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़के और लड़की की आयु जो है दोनों की 21 वर्ष ही होनी चाहिए। यानी कि लड़के की तो 21 वर्ष पहले से थी, लेकिन लड़कियों की जो थी वो 18 थी, तो उसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, या फिर किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2006, 2008, 2011 या फिर 1997। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 2006। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आपका क्या हुआ था, 1929 में। कब, 1929 में जो है ये सर्वप्रथम जो है बाल विवाह को रोकने, यानी समझ लीजिए बाल विवाह को रोकने का जो कानून था वो सर्वप्रथम 1929 को पारित किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि ये 2006 के अधिनियम को ही अधिनियमित किया गया है। और इसमें क्या था, 1929 में क्या था कि जो लड़कों यानी लड़कों की जो आयु होती थी वो कितनी होती थी, वो 18 वर्ष होती थी, और जो लड़कियों की आयु होती थी उसमें कितनी होती थी, 14 वर्ष होती थी। उसके बाद में भी एक और 1978 का जो अधिनियम आया था, पहले 1929 में हुआ, उसके बाद में 1978 का एक अधिनियम आया था। उसमें क्या किया गया था कि लड़कों का जो लड़कों की शादी की उम्र होती थी वो 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। उसके बाद में ये 2006 का जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम जो हुआ, जब ये पारित हुआ तो इसमें भी वही उम्र थी, यानी कि लड़कों की शादी की उम्र जो थी वो 21 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र जो थी वो कितनी थी, 18 वर्ष थी। तो क्या हुआ है कि अगर सबसे पहला हुआ तो सबसे पहले कब हुआ था, 1929 में हुआ था। लेकिन जो आपका अधिनियमित किया गया, यानी कि जो मान्यता दी गई है कि जिसको आप सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो आप 2006 को करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि 2006 के अधिनियम को ही अधिनियमित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि बाल विवाह निषेध का मतलब क्या होता है। तो जो बाल विवाह निषेध का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है कि बाल विवाह और इससे जुड़े आकस्मिक मामलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना, यही क्या होता है, यही बाल विवाह निषेध अधिनियम का उद्देश्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शारदा एक्ट संबंधित है। अब ये बताना है कि शारदा एक्ट जो है वो किससे संबंधित है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो शारदा एक्ट है ये किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। अब आपको हम बता दें कि ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 28 सितंबर 1929 को सबसे पहले कब
28 सितंबर, अभी हमने आपको बताया भी, ये 28 सितंबर 1929 को जो है क्या किया गया था, सबसे पहले जो है ये बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। तो इसमें क्या था कि इसमें इस अधिनियम के जो प्रायोजक थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था हरबिलास दास। तो उन्हीं के नाम से जो है ये शारदा नाम लिया गया था। तो ये जो शारदा एक्ट संबंधित है वो किससे संबंधित है, बाल विवाह से। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपके इसमें मेंशन किए हैं। अगर आ जाए कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है तो आप लोग तुरंत टिक करेंगे कि ये बाल विवाह से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें यह बताना है कि बाल विवाह को कैसे समाप्त किया जा सकता है। अभी भी देखिए कि आपके समाज में ये कुप्रथा है और ये हमारे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय भी है, क्योंकि आप लोग समझिए अगर बाल विवाह होता है तो उससे क्या होता है कि उसमें बच्चे के या फिर बालक आपका दोनों आ जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो क्या आएंगे, जब तक वो एडल्ट यानी कि जब तक वो 18 या फिर 21 जो भी वर्ष की उनकी वो न्यूनतम शादी की जो वर्ष की आयु दी गई है कि इतने से अगर वो नीचे हैं तो बालक ही माने जाएंगे। तो उनमें क्या होता है कि उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, साथ साथ उनके पोषण पर पड़ता है, और क्या होता है कि उनका जो ये शिक्षा होता है उनको शिक्षित नहीं किया जा सकता। शादी के बाद में क्या होता है कि वो शिक्षा भी नहीं पा सकते, तो इन सबसे क्या होते हैं, वो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए जो है ये बाल विवाह जो है वो हमारे समाज के लिए क्या है, एक चिंता का विषय है। अब इसमें आपको ये बताना है कि बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, या बाल विवाह निषेध कानून बनाना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यापक शिक्षा। तो जो बाल विवाह होता है अगर उसको समाप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो व्यापक शिक्षा है, क्योंकि लोग जब शिक्षित होंगे तो ऐसा करेंगे नहीं। बाल विवाह क्या है कि उन्हें वो खुद ही क्या लगेगा, एक चिंता का विषय लगेगा बाल विवाह करना। तो क्या है कि अधिक से अधिक लोगों का शिक्षित होना, यानी कि पूरे समाज को शिक्षित होना क्या होगा कि वो क्या है कि बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब उसमें समाज शिक्षित रहेगा, यानी जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो वो बाल विवाह के हमेशा विरोध में रहेगा, कभी नहीं बाल विवाह करेगा, क्योंकि उसे ज्ञान रहेगा कि बाल विवाह से क्या होता है कि बच्चे के स्वास्थ्य पर, उसके पोषण पर, और यानी कि जहाँ तक कि वो शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं, यानी कि बहुत असर पड़ता है। और खासकर जो इसमें असर पड़ता है वो लड़कियों पर पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब ये बताना है कि जो बाल विवाह का अपराधी होगा, यानी कि जैसे कोई भी पुरुष है समझ लीजिए, और वो क्या है कि वो एडल्ट है, यानी कि उसकी जो एज की लिमिट रखी गई है वो 21 वर्ष का है। एक बता रहे हैं आपको, इससे उसके मानक दिया गया तो वो 21 वर्ष का हो चुका है, और वो क्या कर रहा है, वो किसी बालिका से या नाबालिग लड़की, यानी कि जो उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से 21 वर्ष से जो है कम है, अब तो प्रेजेंट टाइम में आपकी 21 वर्ष ही मानी जाएगी। किसी लड़की की जो वो आयु है 21 वर्ष से अगर कम है तो उससे अगर वो विवाह कर रहा है तो उसमें ये बताना है आपको कि उसे दंडित किया जा सकता है। तो इसको ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है कि 2 वर्ष से क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माने से। यानी कि क्या करना होगा, उस व्यक्ति को जो दंडित किया जाएगा तो उसमें पता उसका पनिश जो है, उसका दंड क्या रहेगा कि क्या होगा कि उसे 2 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा और उससे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा, या फिर उसे 1 वर्ष तक का कारावास यानी 1 वर्ष तक उसे जेल में रखा जाएगा और 1 लाख रुपए के का जुर्माना लिया जाएगा उससे। फिर तीसरा दिया हुआ है जो आपका, वो दिया हुआ है कि या फिर उसे क्या किया जाएगा, 3 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से, यानी कि 3 साल तक या 3 वर्ष तक उसे जेल में बंद किया जाएगा, उसके बाद में उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। या फिर आपका लास्ट वाला दिया हुआ है कि 5 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से, यानी कि उसे 5 साल तक जेल में बंद किया जाएगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कहीं देखा जाता है कि अगर कोई एक वयस्क है, यानी कि उसकी जो एज लिमिट है वो पूरी हो चुकी है कि वो विवाह कर सकता है, लेकिन जो महिला है जिस लड़की से कर रहा है अगर वो बाल विवाह कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसमें 2 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने ऐसे उसे दंडित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। अब आपको ये बताना है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट,
राज्य सरकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार। जो राज्य सरकार है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि धारा 13 के अधीन न्यायालय व्यादेश दे सकता है। अब ये बताना है कि आपको जो धारा 13 है, ये जो आर्टिकल आपके आ रहे हैं यानी कि आर्टिकल 13 हो गया, तो आप एक काम करिएगा, अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं तो आप उससे सारी धाराएं याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो विवाह उवाह के से संबंधित जो धाराएं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे आप लोग वेट करिए, इसका PDF जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा हम आपको देंगे, जिसमें कि क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट धाराएं जो आपके एग्जाम में जैसे कि विवाह से संबंधित जितनी धाराएं हैं तो क्या है कि उसमें वो ज़रूर मेंशन किए जाएंगे, फिर आपको वो PDF जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है तो उसमें कितनी धाराएं हैं, तो कितनी हैं आप लोग अगर बात करें तो उसमें 21 खंड है। कितना है? 21 खंड है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि धारा 13 के अधीन न्यायालय व्यादेश दे सकता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, किसी व्यक्ति के परिवाद पर, स्वप्रेरणा से या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो न्यायालय व्यादेश समझ लीजिए, तो ये जो व्यादेश होता है या फिर क्षमादेश बोलते हैं, तो यह वह आदेश होता है कि जो न्यायालय जो होता है वो अपने समता संबंधी किसी पक्ष या फिर समझ लीजिए कि किसी पक्ष या निगम को क्या करता है, किसी काम को करने के लिए या फिर किसी काम को करने से मना करने के लिए, या फिर क्या होता है कि किसी काम को जारी करने के लिए जो आदेश देता है वही आपका क्या होता है, व्यादेश या फिर समादेश होता है। तो इसमें यह है कि धारा 13 के अधीन जो है न्यायालय व्यादेश दे सकता है, यानी कि धारा 13 के अधीन जो न्यायालय होता है वो क्या समादेश दे सकता है, तो वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर भी व्यादेश दे सकता है, किसी व्यक्ति के परिवाद पर भी दे सकता है, स्वप्रेरणा से भी दे सकता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। अब आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल में यानी कि किस धारा में जो है वो बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है धारा 2 ख में, धारा 2 घ में, धारा 2 ग में या फिर धारा 2 च में। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 2 ख में जो है बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एक लोक सेवक होगा, कहा गया है। यानी कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है वो क्या है, वो एक लोक सेवक होगा। वो किस धारा में कहा गया है आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है धारा 16 में, धारा 17 में, धारा 15 में या फिर धारा 12 में। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धारा 17 में ये कहा गया है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होगा वो क्या होगा, एक लोक सेवक होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बाल विवाह को होने से रोकने के लिए व्यादेश देने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत है। बाल विवाह को होने से रोकने के लिए जो व्यादेश देने की, हमने आपको बताया भी व्यादेश से समादेश क्या है, तो उसे देने की जो शक्ति है वो न्यायालय को किस धारा के यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है ये शक्ति प्राप्त है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है धारा 10, धारा 11, धारा 12 या फिर धारा 15। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 12 के तहत जो है वो न्यायालय को व्यादेश देने की शक्ति जो है वो प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बाल विवाह करने वाले पुरुष को दंडित करने का प्रावधान किस धारा में है। अब ये बताना है आपको कि जो बाल विवाह करने वाले पुरुष होते हैं, हमने आपको समझाया भी था कि अगर कोई एडल्ट है तो उसमें क्या है कि वो उसकी जो एज है विवाह की, जो उसकी आयु रखी गई है न्यूनतम, वो पूरी कर चुका हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक किसी बालिका से विवाह कर रहा है जिसकी जो न्यूनतम आयु जो है कानून के द्वारा जो दी गई है उस लड़की की, उससे वो कम है। तो उसमें क्या है कि अगर वो उससे विवाह करता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान जो है वो किस धारा में है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है धारा 7, धारा 8, धारा 9 या फिर धारा 10। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धारा 9 में जो है कि बाल विवाह करने वाले पुरुष को दंडित करने का प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि धारा 16 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य है।
इसमें ये बताना है आपको कि जो धारा 16 है उसके अंतर्गत क्या है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है तो उसका क्या क्या कर्तव्य है ये आपको बताना है। यानी कि धारा 16 के अंतर्गत कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण, उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी आयोजन के साक्ष्य एकत्रित करना, ऐसी बुराइयों के प्रति जागरूक पैदा करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण। अब आप समझ लीजिए बाल विवाह अनुष्ठान क्या है। तो इसमें क्या है कि जो कोई पुरुष क्या है 18 वर्ष होते हुए क्या है कि बाल विवाह करेगा वो क्या होगा, वो कठोर सजा मिलेगा उसे। हमने आपको बताया भी है कि उसमें क्या होगा कि 2 वर्ष का उसे जेल किया जाएगा और साथ में जो है 1 लाख रुपए का उससे जुर्माना भी लिया जाएगा। तो इसमें क्या उसको तो ये बाल विवाह अनुष्ठान हो गया। तो क्या हुआ कि बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण करना, उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के साक्ष्य एकत्रित करना और ऐसी बुराइयों के प्रति जागरूक करना, ये सब क्या है आपका, ये सब जो है ये सब आपका धारा 16 के अंतर्गत जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य जो है वो इसमें बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बाल विवाह कहलाएगा। ये बताना है कि ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा विवाह होगा कि जो कि बाल विवाह कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि विवाह का एक पक्षकार अवयस्क हो, ऑप्शन बी दिया हुआ है कि विवाह के दोनों पक्षकार जो हैं वह अवयस्क होंगी, ऑप्शन सी दिया हुआ है कि ए एंड बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आप समझ लीजिए कि इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया हुआ है कि विवाह का एक पक्षकार अवयस्क हो, यानी कि दोनों चाहे वर वधू लड़का और लड़की हैं यानी बालक बालिकाओं में से कोई भी जो एक है वो क्या हो, अवयस्क हो। अवयस्क का मतलब कि जो उसके विवाह के लिए कानूनी तरीके से जो न्यूनतम आयु रखी गई है उससे क्या है वो कम का हो। उसके बाद में जो दूसरा दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है कि विवाह के दोनों पक्षकार जो हैं अवयस्क होंगी, यानी कि जो बालक बालिकाएं हैं दोनों हैं एडल्ट ना हो, यानी कि जो उनके लिए न्यूनतम आयु रखी गई है विवाह की उससे वो कम के हों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो दोनों विवाह है वो बाल विवाह कहलाएगा, चाहे बालक और बालिका में से कोई एक बालक हो या फिर जो दोनों हैं वो दोनों ही बालक हो, यानी कि जो उनकी न्यूनतम आयु है शादी की उससे वो दोनों कम के हों, या फिर दोनों में से चाहे बालक कम का हो या फिर बालिका कम का हो, तो दोनों क्या कहलाएगा वो बाल विवाह ही कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। आपको ये बताना है कि विशेष विवाह अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1950, 1954, 1994 या फिर 1999। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1954 को जो हुआ विशेष विवाह अधिनियम जो है वो लागू किया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये विशेष विवाह अधिनियम है क्या। तो ये क्या है कि भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कि भारत के लोगों और विदेशी देशों में क्या है सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का है वो विशेष रूप प्रदान करता है। यही क्या है आपका विशेष विवाह अधिनियम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है हिंदू विवाह एवं तलाक अधिनियम कब लागू हुआ। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1949 में, 1955 में, 1954 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1955 में, यानी कि जो हिंदू विवाह एवं तलाक अधिनियम है ये कब लागू हुआ 1955 में लागू हुआ। अब थोड़ा सा हिंदू विवाह अधिनियम भी आप समझ लीजिए। इसमें क्या है कि हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है। ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है ये क्या करता है, जो हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून है उसको क्या करता है, संहिताबद्ध करता है। और यह अधिनियम जो है जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे भारत में फैला हुआ है। ये जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम है ये क्या है, ये केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके ये क्या है पूरे भारत में फैला हुआ है और यह बौद्ध, जैन और सिख सहित किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कि क्या है भारतीय कानून द्वारा हिंदू हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम में किस विवाह को मान्यता दी गई है। यानी आपको ये बताना है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया तो उसमें किस विवाह को मान्यता दी गई। इसको ऑप्शन दिया हुआ है एकल विवाह, बहु विवाह, ए एंड बी दोनों या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के बच्चे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि एकल विवाह को जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम में जो है मान्यता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मुख्य रूप से विवाह कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये बताना है कि जो विवाह होते हैं वो मेन रूप से कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो विवाह के कई टाइप हैं, हमने आपको थ्योरी वाले लेक्चर में बताया, अभी भी बता रहे हैं, लेकिन अगर मेन देखा जाएगा कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं विवाह, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। यानी कि मुख्य रूप से विवाह 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, हमने आपको थ्योरी वाले लेक्चर में बताया भी है। एक होता है नागरिक विवाह, दूसरा होता है धार्मिक विवाह। नागरिक विवाह में हमने बताया भी है कि जो कानूनी तरीके से विवाह की जाती है उसमें जो है अंतरजातीय विवाह हो गया, आपका अंतरधर्म विवाह हो गया, ये सब विवाह जो उसमें वो शामिल है। और आपका जो धार्मिक विवाह हो गया वो क्या है कि जो अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार जो है विवाह की जाती है वो आपका धार्मिक विवाह हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह कितने प्रकार का होता है। ये बताना है कि जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसके अनुसार अगर पूछा जाए कि विवाह का प्रकार कितना है तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार या फिर 8 प्रकार। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जो है वो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। हमने आपको वो प्रकार जो है वो इससे जो पिछला वीडियो उसमें हमने उस प्रकार को बताया भी है, साथ साथ उसे समझाया भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कौन सा विवाह सर्वमान्य है। अब ये बताना है कि जो हिंदू धर्मशास्त्र है उनके अनुसार कौन सा विवाह जो है वो सबसे अच्छा माना गया है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है पिशाच विवाह, ब्रह्म विवाह, असुर विवाह या फिर ए एंड बी दोनों। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म विवाह। ये जो ब्रह्म विवाह है ये आज के समाज में क्या अरेंज मैरिज जो है यही जो है ये ब्रह्म विवाह का जो है एक रूप है। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि कौन सा विवाह सर्वमान्य की जगह पर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि कौन सा प्रशस्त विवाह है। प्रशस्त का मतलब आप समझ जाएंगे कि वो सर्वमान्य यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार वो कौन सा विवाह है। तो आप समझ जाइएगा कि उसका मतलब यही है, यानी कि प्रशस्त का मतलब क्या है, सर्वमान्य से है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। अब ये बताना है कि जो प्रेम विवाह है उसका परंपरागत नाम क्या है। अब आजकल में जो लव मैरिज होता है उसमें ये बताना है कि जो प्राचीन भारत में जो विवाह होते थे उनमें से कौन सा विवाह है जो कि प्रेम विवाह का एक रूप है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। इसका ऑप्शन दिया हुआ है देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह या फिर असुर विवाह। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गंधर्व विवाह। जो गंधर्व विवाह है आपका, ये सब विवाह जो हैं ये सब प्राचीन भारत के विवाह हैं, लेकिन गंधर्व विवाह का ही रूप जो है वो आज के समाज का जो है प्रेम विवाह यानी लव मैरिज जो है वो गंधर्व विवाह का ही रूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य कौन सा है। अब ये बताना है आपको कि इनमें जो दिया हुआ है इनमें कौन सा जो है वो विवाह का उद्देश्य है। इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना, परिवार का निर्माण करना, संतान का पालन पोषण एवं सामाजिकरण करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं वो क्या है, यौन इच्छाओं की पूर्ति करना एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना, परिवार का निर्माण करना, संतान का पालन पोषण करना एवं सामाजिकरण करना, ये सब क्या है, ये विवाह के उद्देश्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि धर्मशास्त्र के अनुसार किस विवाह को सबसे खराब माना गया है। अब अभी तक आपने क्या देखा, एक क्वेश्चन था कि सबसे अच्छा किस विवाह को माना गया है। अब इसमें ये आपको बताना है कि धर्मशास्त्र के अनुसार किस विवाह को सबसे खराब माना गया है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह या फिर पिशाच विवाह। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पिशाच विवाह। पिशाच विवाह को क्या है कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो है वो सबसे खराब विवाह जो है किसको माना गया है, पिशाच विवाह को माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है बच्चों वो है कि निम्न में से किस विवाह के प्रकार के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह किया जाता है। ये बताना है कि किस विवाह के अंतर्गत जो है वो क्या किया जाता है, नहीं किस विवाह के अंतर्गत जो अंतरजातीय विवाह किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है धार्मिक विवाह, नागरिक विवाह, एकल विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर लिया होगा तो उसमें हमने समझाया है कि ये जो नागरिक विवाह होता है यानी जो कानूनी तरीके से विवाह किया जाता है, इनमें क्या है अंतरजातीय विवाह हो गया, अंतरधर्म विवाह हो गया, ये सब सम्मिलित है। यानी कि दोनों पक्ष यानी वर वधु के जो पक्ष हैं वो क्या हो सकते हैं, उनके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, उनके जाति भी अलग अलग हो सकते हैं, तो वो नागरिक विवाह के अंतर्गत आता है। यानी नागरिक विवाह के अंतर्गत इस टाइप का विवाह जो है वो किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है एकल विवाह के अंतर्गत शामिल है। अब ये बताना है आपको कि एकल विवाह के अंतर्गत क्या शामिल है। इसको ऑप्शन दिया हुआ एक स्त्री का विवाह, एक स्त्री का वो विवाह, यहाँ पर टाइप करने में मिस्टेक हो गया, एक पुरुष से होना चाहिए। एक स्त्री का विवाह कई होना चाहिए बच्चों, एक नहीं यहाँ पर कई होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइप करने में, कई होना चाहिए। एक स्त्री का विवाह कई पुरुष से, या फिर एक पुरुष का विवाह कई स्त्री के साथ, या फिर एक स्त्री का विवाह एक ही पुरुष के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जो एकल विवाह होता है उसमें क्या होता है कि एक स्त्री का विवाह जो होता है एक ही पुरुष के साथ होता है। अगर ऐसा भी हो जाए कि विवाह के बाद में अगर उस पुरुष की मृत्यु भी हो जाती है तो उस स्त्री का विवाह किसी और से नहीं किया जा सकता है, जो कि एकल विवाह होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस धारा के अधीन महिलाओं को जेल में छूट प्रदान की गई है। अब ये बताना है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसके अंतर्गत है, किस धारा के अधीन है, महिलाओं को जो जेल में छूट प्रदान की गई है वो कौन सा धारा है, आपको ये बताना है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है धारा 11, धारा 12, धारा 15 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा धारा 11। यानी कि धारा 11 के अंतर्गत जो है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत यानी कि धारा 11 के अधीन महिलाओं को जेल में छूट प्रदान की गई है। यानी कि ये किसमें अगर बताया जाएगा किसमें ये प्रावधान है तो ये धारा 11 में प्रावधान है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिलाओं को जेल में छूट प्रदान की जाएगी, ये धारा 11 में इसका प्रावधान है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बता सकते हैं अगर पसंद आया हो तो, और अगर ना पसंद आया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।